हिंदी साहित्य और पीएचडी की इस कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस कक्षा को अपने विषय आत्मकथा आप हुदरी के साथ। इस समय जो हमारा चर्चा का विषय है वह है आत्मकथा आप हुदरी, जिसकी लेखिका है रमणिका गुप्ता। देखिए, आप हुदरी का अर्थ है क्या, एक जिद्दी लड़की, एक ऐसी लड़की की कहानी जो समाज की हर परंपरा का, हर मर्यादा का, पितृसत्ता का विरोध करती है। पितृसत्तात्मक समाज की जो भी मान्यताएं हैं जो लड़कियों के लिए बनी है, उनका वो विरोध करती हुई हमें नजर आती है। आत्मकथा 2 भागों में विभक्त है, जिसमें से अभी भाग 1 चल रहा है और जिसके उपभाग 20 तक हमने कर लिया है। आज अपनी इस कक्षा के माध्यम से चलिए शुरू करते हैं उपभाग 21। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस आत्मकथा को। उपभाग 21, एक मर्द बराबर 1000 औरत। हमने आपको पहले भी बताया था कि हर टाइटल जो उपभाग का है या सब टाइटल जो है वो क्या बताता है पहले ही उस जो उपभाग है उसकी कहानी क्या है उस पर हमारी क्या है दृष्टि डाल देता है। एक मर्द बराबर 1000 औरत। पापा जी घर में सबसे छोटे थे और भागो देवी बुआ सबसे बड़ी। आप जानते हैं कि रमणिका गुप्ता के जो पिताजी वो 2 भाई थे और 3 उसकी बुआएं थी, तो इसी पर चर्चा यहाँ पर चल रही है। माधवराम उनके सबसे बड़े बेटे पापा जी की उम्र के थे। बुआ क्या है सबसे बड़ी थी और पापा क्या है सबसे छोटे थे, जिस कारण क्या है मेरी जो दादी है और जो बुआ की उम्र है लगभग समान थी। क्यों? क्योंकि छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, जिसके कारण बच्चे क्या है एक साथ ही होते थे। अक्सर आपने अपने परिवारों में भी देखा होगा, जो बड़े परिवार होते हैं वहाँ पे जो चाचा की उम्र होती है वही भतीजे की उम्र होती है। तो इस कारण यहाँ पे जो माधवराम है बुआ का जो बड़ा बेटा है उसकी उम्र और मेरे पापा की उम्र जो उसका मामा है लगभग समान ही है। पहले औरतें एक साथ बच्चा जना करती थी। पापा का पहला वो विवाह नारंग परिवार की बड़ी लड़की दुर्गा के साथ हुआ था। मेरी पहली माँ आर्य समाजी बहुत पढ़ी लिखी थी। पंजाब में जब से सबसे पहले लड़कियों के लिए जो स्कूल खुला, आर्य समाजी जो स्कूल खुला, उसमें मेरी माँ का दाखिला हुआ। और मेरी पहली माँ क्या है बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। मेरी स्वयं की माँ भी जो इस समय वर्तमान में जो उनकी माँ है उसी कॉलेज से पढ़ी थी जिससे मेरी पहली माँ पढ़ी थी। लीलावती खोसला आज अपनी माँ का या अपनी बीवी का नाम बताती है, तो क्या नाम है? लीलावती खोसला। एक दिन बचपन में मेरी माँ ने नाना जी से कहा, पिताजी यह पेड़ कितना सुंदर है। मेरी माँ और नाना जी कहीं जा रहे थे। अचानक रास्ते में मेरी माँ को क्या है एक पेड़ नजर आ जाता है। उस पेड़ को देखिए बाल मन है, बच्चा उत्सुक हो जाता है और वह कहती है कि पिताजी देखिए पेड़ कितना सुंदर है। और अचानक से यही बात मेरे नाना जी के दिमाग में खटक गई कि लड़की क्या है सुंदर और बुरा पहचानने लगी है। अगर ये ज़्यादा पढ़ ली तो मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि कल को मुझे ही समाज क्या है ये पढ़ाने लिखाने लग जाए। उसी दिन से उन्होंने क्या किया, मेरी माता की क्या है पढ़ाई छुड़वा दी और घर से ही उनकी पढ़ाई होने लगी। और उन्हें इस बात पर टोका कि सुंदर और असुंदर क्या होता है, तुम इन बातों को कब से करने लगी हो। बस नाना जी घबरा गए। लड़की ज्यादा पढ़कर समझदारी ना करने लगे, बस फिर क्या था, उनकी पढ़ाई बंद कर दी गई। मैट्रिक पास के बाद पहली माँ का ब्याह पापा जी से हुआ। वो बता रही हैं जैसा कि मेरी पहली माँ क्या है बहुत पढ़ी लिखी थी, तो जब वो मैट्रिक कर लेती हैं तो उनका विवाह किससे होता है? मेरे पापा के साथ। और पहली माँ का नाम क्या है? दुर्गा। मैट्रिक के पास पहली माँ का ब्याह पापा जी से हुआ और पापा जी का नाम देखिए जो पहली बार बता रही हैं क्या है? प्यारेलाल बेदी। पढ़ी लिखी बहू आई है, चर्चा फैल गई पूरे समाज में। देखिए उस समय जब लड़कियों का घर से निकलना ही बंद था, मना था, उनको कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जाता था जो पुरुषों के समान हो, उस समय वह महिला मैट्रिक पास करके आई। तो आप समझ सकते हैं कि समाज के लिए कितनी बड़ी एक बात थी कि कोई लड़की है और वो भी मैट्रिक पास। तो पूरे समाज में ये बात फैल गई कि इतनी पढ़ी लिखी बहू बेदी परिवार में आई है। सारा परिवार डोली के पास आ गया। दादी नाना नानी सब, मेरे ताऊ ताई बुआ सब आकर क्या है डोली के पास खड़े हो गए कि बहू आ गई है। जैसे ही मेरी दादी ने क्या किया, डोली का पर्दा हटाया कि बहू का एक बार घूंघट ऊपर करके मुंह देख लूं, तभी मेरी दादी क्या है हतप्रभ रह गई और पीछे हट गई। क्यों? क्योंकि मेरी माँ क्या है उस समय पर्दा करके डोली में नहीं बैठी थी। देखिए हालांकि पर्दा क्या है कुप्रथा है आधुनिक समाज में, आज के समाज में, किंतु उस समय पर्दा क्या था? एक प्रथा थी जो इज्जत के साथ जोड़ी जाती थी, इज्जत का एक प्रतीक मानी जाती थी।
कोई भी स्त्री जो अपने बड़े बुजुर्ग, जो परिवार के जो पुरुष सदस्य होंगे, उनसे अगर पर्दा करती है तो यह क्या है, उनको इज्जत देने के समान था। तो पर्दा क्या है, इज्जत से आंका जाता था। माँ ने पर्दा नहीं किया था, दादी घबरा गई। दादाजी भी यह सुनकर हतप्रभ रह गए कि बहू आई है और डोली में बिना पर्दे के बैठी है। वह चाहते थे कि बहू पर्दा करे, इसलिए ज़्यादा उससे बातचीत नहीं करते थे और पहले ही मेरी दादी को ये वार्निंग उन्होंने दे दी थी कि बहू आई है तो उससे पर्दा कराया जाएगा। शादी के बाद 1 महीने के लिए मेरे पिता और माता कहाँ चले गए, ताऊ जी के पास नैनीताल चले गए। मेरे ताऊ जी कहाँ रहते थे, नैनीताल में। ताऊ सामने ना आते थे मेरी माँ के। क्यों क्यों कभी बहू मुझसे पर्दा ना करे और मुझसे नमस्ते बोल दे तो मैं क्या है, लज्जित हो जाऊंगा। उसका जो डर है, जो शर्म है मेरे प्रति, वह निकल जाएगी। तो हमेशा जब तक 1 महीने तक मेरी माँ और मेरे पिताजी वहाँ रहे तो वो उनके सामने नहीं आए। जब वो वापस आ रहे थे तो मेरे ताऊ जी रेलगाड़ी तक उन्हें छोड़ने आए और तभी मेरी माँ को मौका मिला और उन्होंने कह दिया, नमस्ते भाई साहब। और यह सुनते ही ताऊ जी क्या है, लज्जित हो गए और पीछे हट गए। ताई बताते बताते हंस हंस कर लोटपोट हो जाती। जब ताई इस वारदात को बताती कि ऐसे तुम्हारी माता ने किया था तुम्हारे ताऊ जी के साथ, तो हंस हंस कर क्या है, यहाँ पर लोटपोट होने लगी। इस समय उसे हंसी आ रही थी, किंतु उस समय क्या है, एक बहुत ही सीरियस ये मामला रहा। पापा जी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, जहाँ माँ के मामा भी थे। कौन, अमीरचंद प्रिंसिपल। अमीरचंद का जिक्र पहले भी इसमें आया था। कौन थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनका नाम था पूरे शहर में। जब इसके देवर की क्या है, मृत्यु होती है तो उस समय भी ये नाम आया था। तो अमीरचंद कौन है, बहुत बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं और मेरे पापा क्या है, उसी कॉलेज में मेडिकल कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं। मेरी माँ जवान हो रही थी और यह खबर अमीरचंद ने पहुंचाई कि लड़की जवान हो रही, कोई लड़का बताओ। पापा और बीवी के अंदर क्या है, 10 वर्ष का अंतर था। हालांकि समाज में तो एक मान्यता थी कि लड़की 21 और लड़का 18 वर्ष का होना चाहिए, किंतु उस समय केवल नियम कानून बने ही थे, उनको लागू नहीं किया जाता था। जिस कारण मेरी बीवी में और मेरे पिताजी में या मेरे पापा जी में कितना अंतर था, 10 वर्ष का। माँ 15 वर्ष की थी और पिताजी 25 वर्ष के। भाई की कुड़माई, आगे अन्य भाग की ओर बढ़ते हैं। माँ भाई की क्या है, कुड़माई, सगाई की बात यहाँ पर चर्चा होगी। भाग है, उपभाग है 22। अफ्रीका में कंपनी का काम बहुत अच्छा चल निकला था। जो यहाँ से जो भी पारिवारिक सदस्य थे, सब कहाँ रहते थे, अफ्रीका में रहते थे। वहाँ पे उन्होंने अपना कारोबार बसाया, व्यापार करना शुरू किया और उस व्यापार में जो कंपनी थी वो क्या है, बहुत अच्छी चल रही थी, व्यापार बहुत अच्छा हो रहा था। ताऊ जगन्नाथ भी का क्या है, वहीं रहते थे। पंजाब से अफ्रीका जाने की एक होड़ लगी हुई थी। जैसे अब कनाडा जाने की लगी रहती है, ऐसे पंजाब से अफ्रीका जाने की होड़ लगी थी। क्यों क्योंकि वहाँ पर आर्थिक स्रोत बहुत अधिक थे, जो कि हमारे भारत में उपलब्ध नहीं थे। यहाँ पर केवल किसानी थी और आप जानते हैं कि किसान कितना कमा पाता है। तो उसी एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप कह सकते हैं, के लिए सबने क्या जरूरी समझा, अफ्रीका जाना जरूरी समझा। किसान सब जाने लगे यहाँ से छोड़ छोड़ कर अफ्रीका। क्यों, क्योंकि वो सब भी वहाँ पर जाकर व्यापार कर कर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते थे। मलावा राम एंड कंपनी का बहुत नाम था। कंपनी का नाम क्या था, मलावा राम एंड कंपनी। मंजली दादा के नाम पर यह कंपनी क्या है, हमारी चलती थी। मंदी के कारण कंपनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हमारे देश में उस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, जिस कारण जो विदेशी वस्तु है उनका बहिष्कार हो रहा था। एक तो मंदी के कारण, दूसरा जो हमारे देश में है उसमें स्वदेशी वस्तु के चलन के कारण हमारी कंपनी को क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा घाटा झेलना पड़ रहा था। कंपनी का जो बैंक था उससे लोग क्या है, बहुत सारे पैसे निकालने लगे, जिस कारण बैंक भी क्या है, अब यहाँ पे करप्ट होने लगा। दिवाला बैंक का क्या है, निकल गया। मलावा राम को मलेरिया हो गया था। अफ्रीका में एक लाइलाज बीमारी थी, तपेदिक, मलेरिया, टाइफाइड आदि। उस समय इनका कोई इलाज नहीं था। शकुंतला मामी की छोटी जो बहन थी उन्हीं के साथ आ गई। क्यों, क्योंकि माँ की और बाप की जो है वहीं पर मृत्यु हो गई। तो नाना ने क्या किया, दादा ने क्या किया, शकुंतला मामी के साथ उसे भेज दिया। पहले अफ्रीका में, बाद में अफ्रीका में क्या है, मंदी आ गई। तभी शकुंतला की बहन और मेरे भाई सत्यव्रत की कुड़माई की बात चल गई। जब शकुंतला मामी वहाँ से अफ्रीका से वापस आ जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा भाई होता है जो सत्यव्रत, उसकी और उसकी बहन की क्या है, जिसको शकुंतला ने ही पाला था, उसकी कुड़माई की बात चल जाती है। दोनों लड़ रहे होते, तभी मेरी माँ कहती है चलो इन दोनों की क्या करते हैं, कुड़माई कर देते हैं। और ये क्या है, बात सच में बदल गई, उनकी कुड़माई हो जाती है। हालांकि दोनों को इस कुड़माई का अर्थ या सगाई का अर्थ पता नहीं होता क्या होता है, किंतु क्या है, वो हो जाती है। और
कुड़माई की रस्म हुई, नारियल वगैरह, पैसे वगैरह जो है लड़की की गोद में रखे गए और इस प्रकार से क्या है एक रस्म जो है सगाई की पूरी हो गई। तो ये उपभाग यहीं पर समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं 23वें के ओर। कुड़ी मार गुरु परिवार। देखिए कुड़ी मार जो कुड़ियों को लड़कियों को मार देता है ऐसा गुरु परिवार, इसमें वह चर्चा करती है। अफ्रीका में मलाला राम की मृत्यु हो गई। छोटे दादा हीरालाल भी बीमार रहने लगे। वे बहुत रंगीन स्वभाव के थे और बीमार रहने लगे। क्यों? क्योंकि उनका जो रंगीन मिजाज था, एक तो दारू पीना, दूसरा अलग अलग स्त्रियों से संबंध बनाना, और यही क्या है उनकी बीमारी की वजह बन गई और वो बहुत क्या है बीमार रहने लगे। वे तो जगन्नाथ कृष्ण थे। हमारी दादी बताती है और हमारी ताई बताती है कि बचपन से ही वो क्या थे, जगन्नाथ कृष्ण थे। रासलीलाओं में उन्हें बड़ा आनंद आता था। पड़ोस की एक लड़की भी अक्सर रात को उनसे छत कूदकर या दीवार कूदकर क्या है मिलने आती थी। और यही बात जब बड़े दादाजी को पता लगी कि एक लड़की से रोज रात को मिलते हैं तो छत फांद कर वह आती थी, तो दादाजी ने क्या कहा, नौकर से कहा कि छत पर एक सीढ़ी लगा दो जिससे कि लड़की आसानी से उतर सके और चढ़कर वापस जा सके। कहीं इसकी टांग वांग टूट गई तो आगे को उसकी शादी नहीं होगी। सामंती परिवारों की ये निशानी थी कि पुरुषों की इच्छा का दमन नहीं किया जा सकता था। वो कितनी भी स्त्रियों से संबंध बना सकते थे, कितनी भी स्त्रियों से बातचीत कर सकते थे, कुछ भी वो कर सकते थे, किसी भी इच्छा का दमन नहीं किया जाता था। किंतु अगर स्त्री ऐसा कोई काम कर दे तो उसे वहीं पर मार दिया जाता था। भोगवाद यहाँ पर इस समय क्या है चरम पर था कि भोग विलास में सब क्या है मग्न थे। पति माँ बहन केवल बैसाखी थी। क्यों? परिवार को चलाने के लिए एक बैसाखी थी जिनके सहारे से क्या है परिवार चलता था और क्या होता था, वंश आगे बढ़ता था। पूंजीवाद इन्हीं के कारण पनपा। क्यों? क्योंकि इन्हें समाज में ऊंचा रुतबा चाहिए था जो पूंजीवाद ही दे सकता था। और इन्हीं के कारण क्या है जो पूंजीवाद की जो जड़ें हैं वो यहाँ पर मजबूती से जम गई। ये सामंत विशेष अधिकार में आते थे। इनको क्या है, इन पे पैसा अधिक होता था तो समाज में अन्य जातियों से ऊपर इनको क्या है अधिकार मिलते थे। हमारे वंश बेदी वंश में लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था और इसी कारण इस वंश को क्या कहा जाता था, कुड़ीमार वंश कहा जाता था। क्यों? क्योंकि लड़कियों को ये सोचते थे कि हमारी लड़की एक तो बहुत गुस्से वाली होती हैं, दूसरा अगर हम उन्हें दूसरे घर भेजेंगे तो वहाँ के जो लोग ले जाते हैं वो उनको गुरुओं की लड़की समझते थे, उनसे हाथ पैर नहीं वो दबवा सकते थे और वो उल्टा सोचते थे कि हमें ही इनके क्या है हाथ पैर दबाने पड़ेंगे। तीसरा एक अपमान से वो डरते थे कि कहीं लड़की ने जाकर वहाँ कोई काम नहीं किया तो हमारा इसमें क्या है अपमान होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के वो लड़कियों को क्या करते थे, मार डालते थे, जिस कारण वे कुड़ीमार कहलाते थे। मेरी तीनों बुआ जिंदा बेटियों की बेदी परिवार की पहली लड़कियां थी। क्यों? क्योंकि मेरे ताऊ और ताई ने विरोध किया जब मेरी बड़ी बुआ हुई थी भागो बुआ कि हम इसे नहीं मारेंगे, जिसके कारण वो पहली ऐसी स्त्री रही जो नहीं मारी गई और वही बड़ी होकर क्या है सबसे ज़्यादा एक बुद्धिमान स्त्री हमारे गांव की बनी। घर का काम कैसे होगा, गुस्से वाली लड़कियां होती है, हम इनसे काम कैसे करवाएंगे, अगर ये काम नहीं करेगी तो काम कौन करेगा। और इन सब के कारण लड़कियों को मार दिया जाता था और कुड़ी मार यह कहलाते थे। ना लड़कियां होंगी ना अपमान हमें सहना पड़ेगा। मेरी बुआ भागो को परिवार वालों ने मारने नहीं दिया, यही बुआ बड़ी होकर सबसे बुद्धिमान बनी। आगे बढ़ते हैं उपभाग 24 की ओर। औरत को सुरक्षा चाहिए या प्यार। देखिए यहाँ पे एक लड़की की कहानी बताई जाएगी जो क्या है जिसकी शादी एक पागल आदमी से कर दी जाती है। जब वह उसका विरोध करती है तो कहा जाता है कि इसके पास बहुत सारा पैसा है। आपने अक्सर समाज में ये घटना अपने साथ आस पड़ोस में भी देखी होंगी कि अक्सर लड़कियों की शादी ऐसे आदमी से कर दी जाती है। अगर उसमें पैसा होता है तो इस बात का बहाना बनाकर कि पैसा तो है, सिक्योरिटी तो है फाइनेंशियल तुम्हारे पास, तो कोई बात नहीं, अगर ये पागल है तो क्या हुआ। तो इसी प्रकार की एक लड़की की कहानी या उपभाग हमें बताता है। अफ्रीका में ताऊ ताई थे। अफ्रीका की दौलत और स्त्री कामगारों की सुलभता ने सब पुरुषों को अय्याश बना दिया था। वहाँ पे क्या है इतनी स्त्रियाँ सुलभ होती थी और कामगार जो मजदूर थे और दौलत इतनी थी कि पुरुष यहाँ पे वहाँ पे अय्याश बन गए थे। बस एक मेरे मंझले दादा ही थे जो क्या है संत प्रवृत्ति के थे। ताऊ भी अफ्रीकन औरतों को पटाते, उनके साथ रासलीला करते। सामंतवादी पुरुषों को औरतों की लत पड़ जाती है, वह चाहकर भी उसे नहीं छोड़ सकते। ताई हस्तक्षेप करती तो वह मार खाती कि क्यों मुझे रोका टोकी तुम कर रही हो, मुझे जो करना है मैं करूँगा।
ताऊ की बेटी की शादी धूमधाम से कर दी गई जिसका नाम है माया। और ये शादी किसने की? मेरे पिताजी ने की और मेरे दादाजी ने मिलकर की। क्यों? क्योंकि ताऊ जी को तो कुछ होश ही नहीं था। लड़का वकील था। माया को 2 बच्चे होने के बाद पता चला कि पति क्या है? पागल है। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पागल पति का यहाँ पे क्या है? वर्णन होता है। तो माया को 2 बच्चे होने के बाद पता चला क्या? कि उसका जो पति है वह पागल है। गुपचुप दौरे का इलाज उसका क्या है? बाहर देशों में चलता था, इसलिए पता ही नहीं चला ये पागल है। जब माया ने उसका विरोध किया और उसे कबूलने के लिए वह तैयार ना हुई तो अक्सर परिवार वालों ने कहा, जमीन अधिक है, मायके वाले सब्र कर गए और तू भी सब्र कर जा, जायदाद बहुत है, क्यों दुखी होती है। प्यार इस जमाने में गैर जरूरी चीज थी। तो यहाँ पर इसके माध्यम से रमणीका गुप्ता ये कहना चाहती है कि स्त्री को केवल क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। प्यार तो इस समय क्या है? गैर जरूरी चीज थी। तो सुरक्षा मिली हुई है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली हुई है, तो प्यार की कोई यहाँ पर आवश्यकता ऐसी है नहीं और ना ही लड़की वो होनी चाहिए। यह धरती मर्दों को भूखा खा जाती है। उपभाग है 25। यहाँ पे अफ्रीका की बात हो रही है जहाँ पे पूरा परिवार रहता है। एक एक करके सारे पुरुष अय्याशी के कारण, बीमारियों के कारण मर जाते हैं। जो भी कोई परिवार वापस आता है उसमें केवल औरतें ही वापस आई, मर्द कोई भी वापस नहीं आया। जिस पर जो दादी है रमणीका गुप्ता की, वह कहती है कि वह धरती बहुत बेकार है। वहाँ से केवल कौन आता है? औरतें वापस आती है। क्यों? क्योंकि यह धरती मर्दों को खा जाती है। ताऊ की बीमारी बढ़ती गई। ताई पेट से थी और एक बेटा था 2 वर्ष का उनके साथ, और जो पेट में बालक था वह 7 महीने का था। ताई को ताऊ के पास आने से मना कर रखा था। क्यों? क्योंकि उनको बीमारी थी, वह डरते थे कहीं ताई को ना लग जाए, बच्चे ना मर जाए। इंद्र नौकर क्या है? चुपकर शराब लेकर के आता। वह मानता था कि अगर ताऊ को मरना ही है, वैसे भी बीमार है, तो क्यों न ये खा पी कर मरे। एक दिन ताऊ की हालत ज्यादा खराब हो गई थी। ताई को पता लगने तक देर हो गई थी और मृत्यु शैया तक भी वह ना जा सकती थी। देखिए कैसा समाज है कि एक पत्नी का पति मर गया है किंतु उसे फिर भी उसके पास नहीं जाने दिया जा रहा। क्यों? ताकि बच्चों को कोई बीमारी ना लग जाए। और ताई भी बेचारी इस अपमान को चुपचाप सह रही थी। हालांकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगे कि इन्होंने क्या है, गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया ताऊ की सेहत पर और इसलिए मर गए। तभी तो अंतिम दिनों में भी इसे नहीं मालूम कि ताऊ बीमार है और मृत्यु शैया तक भी ना जा सकती थी। कोई भी मर्द अफ्रीका से वापस ना लौटा। वहाँ कोई संपत्ति पर हक जमाने वाला ना रहा, क्योंकि एक एक करके सब मर गए। तो मलावा नाम जो कंपनी थी वो भी वहीं पर रह गई। ताऊ क्या है यहाँ पे? ताई क्या है यहाँ पे? पेट से थी, बेटा 2 वर्ष का था इंद्र और उन्हें लेकर, और नौकर था इंद्र, उन्हें लेकर ताई क्या है? वापस लौटी। चाची आत्मदेही जब लौटी तो बेटी को लेकर लौटी। जायदाद वहां पर क्या है? लावारिस रह गई। दादी ने पापा को अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया। पापा ने कहा कि मैं चला जाता हूँ, मैं वहाँ पर कारोबार संभालूंगा। तब मेरी दादी ने कहा, नहीं नहीं, तुम वहाँ पर नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊंगा? तो वह धरती मर्दों को खा जाती है, कोई भी पुरुष वहाँ से वापस नहीं आता, इसलिए तू यहीं रह, डॉक्टर बन और सबकी सेवा कर। तेरे ताऊ की इच्छा भी यही थी कि तू बड़ा होकर डॉक्टर बने और जो मरीज हैं उनको मरने ना दे, उनकी जो बीमारियां हैं उनका इलाज करे। तो तू वहाँ नहीं जाएगा। हमारे मर्दों को सजा मिली है क्या? क्योंकि उन्होंने वहाँ की जो औरतें हैं उनको सताया था, तो उनकी बददुआएं उनको लगी और वो सभी एक एक करके क्या है? बीमारियों के कारण मरते चले गए। अंग्रेज सरकार के अफसर एक दिन आए और वारिस लेने के लिए आए और कहा कि कोई चलेगा वहाँ पे जो उस कंपनी को संभालेगा। तब मेरी दादी ने मना कर दिया कि नहीं, कोई भी वारिस अब ऐसा नहीं बचा है उनका जो वहाँ पर जाए और मृत्यु को प्राप्त हो जाए या फिर उस संपत्ति को संभाले। जाता कौन संपत्ति नीलाम हो गई और अंग्रेजों ने उसे आपस में बांट लिया। तो देखिए एक शोषित औरतों की कहानी को किस प्रकार आत्मकथा के माध्यम से यहाँ पर रमणीका गुप्ता दिखा रही हैं। किस प्रकार औरतों को शोषण उस समय एक आम बात थी, उसको वह इस आत्मकथा के माध्यम से बता रही हैं। वह चाहती तो स्वयं अपना ही जिक्र करती और 2-4 बातों को जिक्र कर कर आत्मकथा को पूरा कर सकती थी, किंतु उन्होंने सामाजिक स्थिति को उस समय की को दिखाने का प्रयास किया कि औरतों ने कितने कष्ट झेले और तब जाकर वो आज यहाँ इस जो स्टेज है, लेवल है, वहाँ तक आकर पहुँची। तो अभी आत्मकथा के कई उपभाग बाकी है, उन पर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।